क्या कंसेप्ट क्या है, कंसेप्ट क्या है? नहीं, इसमें कॉन्सेप्ट ये है कि कोई अगर प्ले लेके जाना चाहता है अपना, या नुक्कड़ नाटक लेके जाना चाहता है, या कोई और परफॉर्मेंसेस करना चाहता है, तो अपने अपने प्रोजेक्ट्स जो है वहाँ की जो संस्था है उसको दे सकता है, और वो उसको शॉर्टलिस्ट करके फिर उनका परफॉर्मेंस ही वहाँ होगा। कितना इम्पोर्टेंस और किस तरीके से समाज को जोड़ सकता है? कुंभ तो हमेशा से इम्पोर्टेंट रहा है बेसिकली, और इस बार का कुछ ज़्यादा है क्योंकि इसको जो है सांस्कृतिक कुंभ का नाम दिया गया है। तो आर्टिस्टों को जोड़ा जा रहा है, ये बहुत बड़ी बात है। आर्टिस्ट अपने आप में एक एक्सक्लूसिव बात होती है कि लोग देखने आते हैं। तो जो आर्ट से जुड़ी हुई चीज़ें हैं, प्लेज हैं, नाटक हैं, नुक्कड़ नाटक है, या फिल्मों के कोई दृश्य है, या कोई अब जैसे हमारे मनोज जोशी जी उनका प्ले है चाणक्य, तो इस तरह के जो प्लेज हैं वो शायद वहाँ परफॉर्म किए जाएंगे। फाइनल स्टेजेस में है तो कुछ कहा नहीं जा सकता कि किस किस को एंजॉय। पर क्या इससे और ज़्यादा महत्व लोगों तक पहुँच पाएगा? डेफिनेटली, बिकॉज एक नया नाम दिया गया, पहली बार ऐसा हो रहा है कि उसको सांस्कृतिक कुंभ का नाम दिया गया है और संस्कृति से जुड़े हुए लोगों को जोड़ा जा रहा है। तो मुझे लगता है कि एक अलग से अट्रैक्शन होगी और ज़्यादा लोग वहाँ आएंगे। सर, इससे पहले आप कितनी बार घूमने चले चुके हैं? आने वाले साल में आप देखें तो क्या मैं अर्थ कुंभ में तो गया हूँ हरिद्वार में, लेकिन ऐसे जो बड़ा कुंभ होता है उसमें नहीं गया। तो ये आपका पहला होगा? मेरा पहला होगा। मैं ऑलरेडी जुड़ा हूँ, संस्था से जुड़ा हूँ। संस्कार भारती में इसके पीछे उनका हाथ है। मैं संस्कार भारती का भी सदस्य हूँ, तो इसमें हमारे जो भी योगदान होगा। महिला के खिलाफ कुछ नहीं है, क्या कहा है उसका संबंध कोई बता। क्या ऐसे महिलाओं के बारे में नहीं, महिलाओं का अपमान तो हो ही नहीं सकता ना, कभी भी तरफ नहीं हो आप सकता। किसी भी ये भारत कोई युगों से ये चीज़ चल रही है। मैम मुझे करना नहीं है, मैं यहीं करूँगी, मुझे गेस्ट लेने अभी आना पार्टी को है। मैम आप थोड़ा सा आगे हो जाएंगे, मेरे को कोई अधिकार नहीं है। मैं आपको इंटेंशन नहीं कर रहा हूँ। देखिए, दिलीप साहब जो है हमारे सिने आर्टिस्ट वेलफेयर ट्रस्ट के बहुत महत्वपूर्ण सदस्य हैं। मैं भी उसकी कमेटी में हूँ और हमेशा हम दुआ करते रहते हैं कि दिलीप साहब को लंबी आयु मिले। और ऐसा नगीना जो है वो शायद धरती पे एक ही बार आता है। मैं आज फिर आपके माध्यम से दुआ करता हूँ कि उन्हें भगवान जो है स्वास्थ्य लाभ कराए और जल्द से जल्द घर वापस ले वाइन लगा। हाँ, उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट इसके लिए टैक्स सब्सिडी और मुझे लगता है ये भारत की धरोहर है। मुझे लगता है भारत सरकार ही इसके बारे में बहुत कुछ करती होगी, क्योंकि मुझे तो इतनी जानकारी है नहीं, बट ये आई एम श्योर अबाउट इट कि ये सब्सिडी एंड पैसा एंड इससे ऊपर की चीज़ है यार। बहुत उसमें बहुत गहराई है, तो उसको उन सबसे ऊपर उन सबसे परे होकर देखना बहुत ज़रूरी है। तो उसके लिए हम लोग यहाँ पे अभी जमे हुए हैं, जुड़े हुए हैं। तो शायद आप भी अंदर आएंगे तो आपका भी एनलाइटमेंट होगा कि क्यों हम वो सब करते हैं। सो दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस। गवर्नमेंट सपोर्ट करना ही चाहिए, और हालांकि हम सबको भी ये समझ में आना चाहिए क्योंकि मैं यहाँ पर आया हूँ हमें कुंभ के बारे में आज जानकारी मिलेगी, उससे हमें पता चलेगा कि क्या इसके बारे में आप बताइए। पीछे हो जाए का कितना बड़ा पर्व है, और हालांकि मुझे भी मौका नहीं मिला हर नहीं हम लोग वही नहीं करता। हाँ, और इसके पीछे साइंटिफिक जो थ्योरी क्या है, क्या सिखाते हैं, उसके लिए
जानकारी देने के लिए बुलाया है, कुछ चीज़ें हम भी सीख के जाएंगे जी। सोनू सर सर ऐसा मत करो प्लीज। सोनू सर यहाँ पे चलो नहीं सर कौन है सर मेरे यहाँ पे सर क्या पे छोटी सी सर बाइट सर थोड़ा होता रोलिंग देखिए, इस बार हमारे महाकुंभ को यूनेस्को ने वर्ल्ड हेरिटेज का दर्जा दिया। कुंभ को तो सबको मालूम है कि हमारे देश में हर 6 साल पे अर्ध कुंभ होता है, 12 साल पे महाकुंभ होता है। तो इस बार अर्ध कुंभ हो रहा है प्रयाग में, और जहाँ जहाँ अमृत गिरा है वहाँ वहाँ कुंभ लगता है। समुद्र मंथन हुआ, सब जानते हैं। समुद्र मंथन में अमृत भी निकला, विष भी निकला। विष को तो शंकर जी पी गए, लेकिन झगड़े में अमृत कई जगह गिरा। तो जहाँ जहाँ गिरा वो 12 जगह है। 8 जगह धरती पे है, 4 देवलोक में, उन्हीं में से एक प्रयाग है। इस साल 14 जनवरी से वहाँ कुंभ है, और इस महाकुंभ को हम मुंबई कुंभ के रूप में आज आध्यात्मिकता को आधुनिकता से मिलन कराने के लिए यहाँ पे कुछ एक चर्चा में आए हैं। बहुत ही शुभ घड़ी है। आप सभी मीडिया के लोग देश को बताएं कि महाकुंभ अब वर्ल्ड हेरिटेज है, और ये भारत के लिए गर्व की बात है। कुंभ मेला जो है क्या जो प्रयास किया जा रहा है किस तरह की? देखिए, भारतीय संस्कृति अब ग्लोबल हो चुकी है। वर्ल्ड हेरिटेज में आना ये बहुत बड़ी बात है, और इसके महत्व को जितना आप समझाएंगे, भारत विश्व गुरु बनने की तरफ अग्रसर है। थोड़ा उधर चले, साइड हो पीछे वाला। कुंभ जो है इस पृथ्वी पर, जैसे पृथ्वी गोलाकार में है, इसी तरह से हमारा जीवन जिस पर टिका है वो वृत्ताकार आकार में टिका हुआ है। और कुंभ का मतलब ही ये होता है, जब हम सेलिब्रेट करते हैं अपनी ज़िंदगी को, वो कुंभ है। और कुंभ जो है हमारे सनातन और पुरातन संस्कृति का प्रतीक है। और आज मैं हैरान हूँ कि भारत बदल रहा है, और हम स्पिरिचुअल अध्यात्म पर भी युवाओं को थोड़ा अग्रसर कर रहे हैं और मोड़ रहे हैं। और उस क्रांति को जिससे सबसे ज़्यादा सर्जना बहती है, जिसका नाम है युवा, उसको हम बता रहे हैं कि किस पद्धति से हम जीते हैं, किस पद्धति से हम खाते हैं, किस पद्धति से हम सोते हैं। हमारे यहाँ मौसमों के साथ खाने का तरीका है, और आयुर्वेद हमारे जीवन का महत्वपूर्ण स्वयं ही हिस्सा है। तो हमारे यहाँ अध्यात्म संस्कार इनबिल्ट हैं, उसके लिए हमें ख़ास अलग से ट्रेनिंग की ज़रूरत नहीं पड़ती। जिस प्रकार से दुनिया बदल रही है, और आज कह रहे हैं हम डू यू मेडिटेट, तो मैं बताता हूँ मेडिटेट किया नहीं जाता, मेडिटेशन तो होता ही है स्वयं। यू आर अ मेडिटेशन ऑलरेडी। तो वो वाली आज बहुत अच्छी वाली संगोष्ठी है यहाँ पर, और मुझे हर्ष है, खुशी है, प्रसन्नता है कि हम सब आए हैं कुंभ की चर्चा करने के लिए। देखिए, शायद काफ़ी प्रयोजन के जो एंथम होते हैं, जो गीत होते हैं, जो मुख्य गाने होते हैं, वो हम गाते हैं। स्वच्छ भारत का गाया, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का गाया, और बहुत सारे मिशन जो होते हैं सरकारी, उनके लिए हम गाते हैं, फ्री में गाते हैं, मुफ्त में। और मुफ्त में गाना भी कभी कभी इसलिए कारगर होता है कि भारत की कंट्रीब्यूशन में हर भारतीय का जो एक सहयोग हो सके, वो अच्छी बात है। तो मैं अहोभाग्य मानता हूँ, सौभाग्य मानता हूँ यदि कुंभ का भी हम एंथम गाएंगे तो। नमस्कार जी, हरिओम। सर एक फोटो सर इधर ही, सर इधर
सर इधर सर यहाँ पे ऐसे टर्न हो जाइए सर। कुंभ चले, चलो कुंभ चले, चलो कुंभ चले। मुझे एक छोटी सी घटना याद आ गई। एक बार एक आश्रम में इंदिराबाद में शाम को भजन गाया, मंत्र मुक्त होकर गाया जैसे वो गाती थी। बैठक के और हमारे भारत के उत्तर प्रदेश में से आए हुए हमारे प्रमुख मेहमान मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी का हम अपनी इस माया नगरी मुंबई में का स्वागत करते हैं। हमारे महाराष्ट्र के सर्वप्रिय मुख्यमंत्री श्री देवेंद्र फडणवीस जी, हमारे पूज्यनीय भैया जी इस कार्यक्रम में के प्रमुख पोस्ट धरता मेरे मित्र, मेरे भाई, मेरे हमनाम सुभाष चंद्र जी, बहुत बहुत धन्यवाद। ये बहुत अच्छा कदम है। मैं कहूँगा कि जब मैं सोचता हूँ कि नया भारत कैसा होगा, मुझे लगता है कि कुछ ऐसा ही होगा। इस कार्यक्रम के प्रस्ताव में ये माना गया है कि मुंबई जैसे शहर में कुंभ या कुंभ मेले की आस्था, शक्ति और परिभाषा की चर्चा की जाए। ये मुंबई शहर है जो एक फाइनेंशियल कैपिटल भी है, लेकिन उसमें भारत का एक बहुत मशहूर प्रसिद्ध उद्योग भी है जिसे हम फिल्म, टेलीविजन एंड मीडिया एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री कहते हैं। मुंबई एक ऐसी जगह है जहाँ पर फाइनेंस, कॉमर्स और आर्ट बिल्कुल साथ साथ चलते हैं। हम कुछ अपनी कथाएं सुनाते हैं और वो अपने कुछ पैसे कमाते हैं। मैं ये कहूँगा कि हमारे मुंबई में योगी जी ये स्थान पूरे भारत के जितने सर्वश्रेष्ठ कलाएं हैं, कलाकार हैं, वो यहाँ आए हुए हैं। यहाँ के महान कलाकार हैं, यहाँ राइटर्स हैं, डायरेक्टर्स हैं, प्रोड्यूसर हैं, स्टूडियो हैं, थिंकर्स हैं, क्रिएटिव लोग हैं, सब यहाँ ये उनका ये निवास स्थान है। लेकिन आप ये समझ लीजिए कि सब लोग फिल्म इंडस्ट्री और मीडिया एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में अपने पूरे भारत के बारे में सोच रही है, अपने भारत की संस्कृति के बारे में सोच रही है, अपने भारत के इतिहास के बारे में सोच रही है। भले हम काल्पनिक कहानियाँ लिखते हों, लेकिन उनकी गाथा, उनकी कहानियाँ, उनका इतिहास, वो पौराणिक जो भी चीज़ें हैं, प्रसन्न हैं, वही हमें प्रेरित करते हैं आज की भाषा की फिल्में बनाने के लिए,
या उस तरह का प्रसंग बनाने के लिए। तो हम कह सकते हैं कि हम उसी इतिहास को और उसी पौराणिक संस्कृति को एक नया पुनर्जन्म देते हैं। वो कैसे देते हैं वो थोड़ी अलग बात है, लेकिन देते हैं। ऐसे मुंबई में आपने हमें आके प्रोत्साहित किया है सर, और कि हम अपने भारत की सबसे बड़ी धरोहर हेरिटेज कुंभ की भी कुछ चर्चा करें, जिसे यूनेस्को ने 2017 में दुनिया की सबसे बड़ी इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज का करार दिया। सबसे बड़ी कल्चरल। सर, हमारे कला क्षेत्र में भारत की सभी शक्तियों का मान किया जाता है, उन्हें जाना जाता है, उनका अध्ययन भी किया जाता है। कलाकार बनने के लिए हमें सबसे पहले सृष्टि की शक्तियों को प्राप्त करना पड़ता है, हमें उस डिवाइनिटी में जाना पड़ता है, उस मेडिटेशन में पहुंचना पड़ता है, तब जाके हम गीत, संगीत और कहानी अपनी प्रकट कर सकते हैं। नहीं तो वो नहीं हो सकता। और हम जानते हैं कि कुंभ की क्या मानता है, उसे बहुत मान्यता मानते हैं और उसे जानते भी हैं और मानते भी हैं। और आज हम भाग्यशाली समझते हैं कि हम सब कलाकार यहाँ उपस्थित हैं इस सभा में भाग लेने के लिए। कुंभ केवल एक स्नान का फेस्टिवल नहीं है, ना था। 3000 साल पहले हमारे ऋषि मुनियों ने, आई थिंक उनके पास भी बड़े बड़े रिसर्च सेंटर रहे होंगे, जिन्होंने सृष्टि से जुड़कर ये सब चीज़ें कैसे सोची कि इस तरह का एक सूर्य है, एक चंद्र है, एक जुपिटर है, जब मिलते हैं इनकी दिशाएं बनती हैं, जब दिशाएं बनती हैं उससे ऊर्जा निकलती है, ऊर्जा भारत की जब पृथ्वी से, भारत की ज़मीन से जुड़ती है, उनकी नदियों से जुड़ती है, तो क्यों ना इसकी पॉजिटिव एनर्जीज को हम अपने भारतवासियों को कहें कि आप इसमें आके स्नान करें। उसका एक बहुत महत्व है उसके पीछे। ये खाली स्नान नहीं है, ये आपकी ज़िंदगी के जितने डिप्रेशंस हैं, जितने आपके दुख हैं, जितनी पीड़ाएं हैं, वो सब दूर करने के लिए एक पॉजिटिविटी जो है वो आप डुबकी देकर जहाँ बाहर निकलते हैं। इससे हमारे सुभाष जी ने कहा कि भाई पूजा करने से हम कितनी चीज़ों से छूट जाते हैं, अहंकार से छूटते हैं, काम से छूटते हैं, क्रोध से छूटते हैं, मोह से छूटते हैं। इसी तरह से उसका अगर हम सही अर्थ समझें तो हमें लगेगा कि ये बहुत बड़ी शक्ति है, जिसको आज तक हम बड़े अलग नज़रअंदाज से देख रहे थे, एक दूसरे ही दृष्टिकोण से देख रहे थे। अगर हम इसको सही दृष्टिकोण से देखें तो हम खुद ही जाएंगे, हर कुंभ के मेले में जाएंगे, हर कुंभ उस वक्त जाएंगे जहाँ हमें शक्ति मिलती है, वहाँ हम पहुँचेंगे, 100% पहुँचेंगे। हमें प्रसन्नता है कि आज मुंबई के सभी वरिष्ठ लोग मित्र यहाँ जमा हुए हैं और मेरे कुछ मेहमान, मेरे दोस्त मेरे कहने पर यहाँ आए हैं। मैं उनका बहुत शुक्रगुजार हूँ और आपका बहुत, पूरी टीम का, कुंभ की पूरी टीम का, अमित चंद जी का, अमर जी का, भैया जी का, सबका मैं धन्यवाद करता हूँ कि आपने हमें ये मौका दिया कि हम यहाँ पर कुंभ की चर्चा कर सकें। बहुत बहुत धन्यवाद।
सुर सम्राटों के सुर के बाद मुझ जैसे असुर को आपको सुनना पड़ेगा। मंच पर उपस्थित आदरणीय भैया जी, उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी, सुभाष चंद्रा जी, सुभाष घई जी, इस सभागार में उपस्थित भारत के सांस्कृतिक क्षेत्र की सभी प्रतिभाएं और उपस्थित बहनों और भाइयों, सांस्कृतिक कुंभ जो आज मुंबई में आयोजित हुआ है, उसमें आप सभी का मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और विशेष रूप से कुंभ के समय तो योगी जी हमारा स्वागत करेंगे, लेकिन इस सांस्कृतिक कुंभ में मैं योगी जी का स्वागत महाराष्ट्र में करता हूं। कुंभ जो हमारी आस्था का प्रतीक है, हमारी सांस्कृतिक धरोहर है और एक ऐसा आयोजन है जो दुनिया में बिल्कुल ही अनूठा है। और जैसा सभी ने बताया, विश्व के अनेक संगठनों ने और यूनेस्को ने भी इसको एक विशिष्ट दर्जा दिया है और हजारों सालों की ये परंपरा फिर एक बार उत्तर प्रदेश में साकार होने वाली है। हमारी संस्कृति की मूलगामी आधारशिलाएं ये इतनी सुदृढ़ है कि उन्हें कोई हिला नहीं सकता। लेकिन हमारी संस्कृति ने हमें एक बात और सिखाई है। हमारी संस्कृति गंगा के बहते पानी समान है, जो पुण्य पुरातन भी है और नित्य नूतन भी है। और समय अनुकूल परिवर्तन ये हम सभी लोगों ने हमेशा स्वीकारे, और इसीलिए दुनिया की कई संस्कृतियां लुप्त हो गई, किंतु हमारी संस्कृति आज भी जीवित है। हम लोग कहते हैं कि ग्रीक हुण शकयवंत टूटते थे भूमि पर, हारते थे हौसले पंचनद के तीर पर, पता नहीं कहाँ है वे, अतीत में समा गए, काल के प्रवाह में खुद को वे मिटा गए। दुनिया की कई संस्कृतियां खत्म हो गई, हमारे यहाँ आकर हमारी संस्कृति में समाहित हो गई। हमने कभी किसी के ऊपर आक्रमण नहीं किया, हमने हथियारों से कभी किसी को जीता नहीं। हमने अपने संस्कारों से, अपने विचारों से, अपनी संस्कृति से दुनिया को जीतने का प्रयास किया। मैं ये मानता हूं कि इसीलिए कुंभ जैसा हमारा जो आयोजन है, आखिर व्यक्ति तो मूल रूप से हम ऐसा मानते हैं कि अपने लिए जीता है, लेकिन संस्कार और संस्कृति उसको दूसरों के लिए जीने की राह दिखाती है, दूसरे के लिए जीना सिखाती है। और इसीलिए हम लोग वसुधैव कुटुंबकम की बात करते हैं, पूरे विश्व को अपना परिवार मानते हैं। और शायद यही कारण है कि दुनिया में सबसे ज्यादा सहिष्णुता अगर कहीं दिखाई देगी तो वो भारत में दिखाई देगी। हमारे रक्त में सहिष्णुता है। हम तो ये मानने वाले लोग हैं कि सूरज ने प्रकाश देते समय कभी भेदभाव नहीं किया, किस जाति का है, किस धर्म का है, कौन से रंग का है। नदियों ने अपने पानी में कभी भेदभाव नहीं किया। हवाओं ने सांस लेते समय ये नहीं पूछा कि आपकी जाति कौन सा है, आपका धर्म कौन सा है। और हमारा कुंभ भी ऐसा ही है। ये कुंभ सारे समाज का एक ऐसा विराट रूप है जो मिलकर हमारा समाज बनता है, और सभी प्रकार के लोग इस कुंभ में सम्मिलित होते हैं और एक आस्था का ऐसा प्रतीक तैयार होता है, एक ऐसी सकारात्मकता तैयार होती है कि जिसके चलते मैं ऐसा मानता हूं कि सम्मिलित होने वाला हर आदमी अपने जीवन में
और सकारात्मकता के साथ जीने का प्रयास करते हैं। और वैसे भी अगर हम आज की भाषा में कहें तो हमारा शरीर मोबाइल है और हमारी आत्मा सिम कार्ड है। सिम कार्ड निकाल दिया जाए तो मोबाइल तो मृत है, लेकिन सवाल यह है कि ये सिम कार्ड डालने के बाद हम कौन सा नंबर डायल करते हैं, सकारात्मकता का मोबाइल नंबर डायल करते हैं या नकारात्मकता का करते हैं। और जब हम सकारात्मक ऊर्जा के बीच रहते हैं तो हमारे बीच भी सकारात्मकता ही तैयार होती है। जब इतने सारे लोगों को देखते हैं, इतना बड़ा एक महाआविष्कार हम देखते हैं, निश्चित ही अलग अलग प्रकार के लोग, उनका त्याग, उनकी संस्कृति, उनके संस्कार, उनकी उपासना पद्धति, उनके विचार, ये सारी चीजें हमको एक सकारात्मकता की ओर ले जाती हैं। और इसलिए मैं मानता हूं कि इस सांस्कृतिक कुंभ के माध्यम से आज यहाँ पर भारत के मुंबई में बसने वाले ये जो सारे प्रतिभाशाली लोग आए हैं, इनको भी इस कुंभ के साथ जोड़ने का प्रयास है। हर व्यक्ति कुंभ के साथ जुड़े। ये कोई केवल एक धार्मिक अनुष्ठान नहीं है, शायद धार्मिक अनुष्ठान उसका कोई अंग हो सकता है, पर एक सामाजिक अनुष्ठान है जो सबको साथ में लेकर और एक बलशाली भारत की निर्मित के लिए काम करता है। मुझे खुशी है कि 2015 में जब नासिक त्र्यंबकेश्वर में कुंभ हुआ तो उसका आयोजन करने का अवसर हमको मिला, और उस अवसर में सुभाष भाई जी, हमने सबसे बड़ी बात क्या की, तो आपके हिंदी पिक्चर की एक स्टोरी हमने निकाली। पहले कुंभ के मेले में भाई बिछड़ते थे, लेकिन एक पहला कुंभ का मेला ऐसा हुआ कि जिसमें जितने लोग बिछड़े उन सभी को ढूंढकर उनके घर तक आने पड़ा। और इसका आयोजन इतना सफलता के साथ हुआ कि अमेरिका में MIT ने इसके ऊपर शोध प्रबंध तैयार किया, और उन्होंने कहा इतने करोड़ों करोड़ों लोग आने के बाद जिस प्रकार से इसको आयोजित किया जाता है वो अपने आप में एक मिसाल है। और मैं तो ये मानता हूं कि उसके आगे अब हमको प्रयागराज में जो कुंभ है उसमें व्यवस्थाएं देखने को मिलेगी, उसमें किस प्रकार से इतने बड़े आयोजन को हम लोग कर सकते हैं। ये भारत की ताकत है। 12 करोड़ लोग तो दुनिया के कई देशों की जनसंख्या से बड़े हैं। 12 करोड़ जनसंख्या वाले देश दुनिया में बहुत कम देश है, 10-12 देश है। तो इतने सारे लोग एक जगह जमा हो जाए और बड़े ही सफलतापूर्वक हम उसका आयोजन कर पाए, तो मुझे लगता है कि अगर हम लोग उसका हिस्सा नहीं बनेंगे तो अपने जीवन में निश्चित रूप से लगेगा कि इतिहास बन रहा है और हम दूर से देख रहे हैं, उसका हिस्सा नहीं बन पाए। इसलिए मैं ये मानता हूं कि योगी जी हमको निमंत्रण देने के लिए आए हैं। हम सभी लोग इस कुंभ का हिस्सा बने और अपने अपने माध्यम से, अपनी अपनी विधाओं से हम किस प्रकार से इस कुंभ की संस्कृति को और समृद्ध बना पाए, इसके लिए हम सब लोग प्रयास करें। मैं फिर एक बार बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ इस सांस्कृतिक कुंभ का आयोजन करने के लिए। और जो सुर यहाँ से निकला है, अब वो सुर मैं ये मानता हूँ कि प्रयागराज तक तो जाएगा ही, पर कुंभ के समापन तक ये सुर गूंजता रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय के प्रणेता राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के माननीय सरकारवा आदरणीय भैयाजी जोशी, महाराष्ट्र के लोकप्रिय मुख्यमंत्री माननीय देवेंद्र फडणवीस जी, इस कार्यक्रम के आयोजक माननीय डॉक्टर सुभाष चंद्रा जी,
सम्माननीय सुभाष घई जी, संस्कृति मिमिसे के श्री वासुदेव कामत जी, संस्कार भारत चेयरमैन श्री शेखर सिंह जी, और आज इस माया नगरी से जुड़े हुए विभिन्न क्षेत्रों से सभी सम्मानित महानुभाव, आप सबकी उपस्थिति और कुंभ के प्रति आप सबकी भावनाओं को देख करके मुझे अंतःकरण से प्रसन्नता की अनुभूति हो रही है और मैं आप सबका अभिनंदन करता हूं। कार्यक्रम में मैं शामिल हूं, इसकी सहमति कल सायंकाल ही मेरी बन पाई थी, और मैं सही बताऊं तो मैं मुंबई आने से थोड़ा परहेज भी करता था। वैसे ही परहेज करते नहीं। जब 1990-91 में मैं अपने पूज्य गुरुदेव के संपर्क में आया, उस समय राम जन्मभूमि का आंदोलन चरम पर था। तो हरिद्वार में मेरी पहली मुलाकात उनसे हुई थी। विश्व हिंदू परिषद का धर्म संसद का कार्यक्रम था, और उस कार्यक्रम में मैं उनके संपर्क में आया तो उन्होंने मुझसे पूछा, तुम क्या करते हो? तो मैंने कहा, मैं यहाँ एक कॉलेज में पढ़ रहा हूँ। उन्होंने कहा, और क्या करते हो? मैंने कहा, मैं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का स्वयं सेवक हूँ और वहाँ पर कार्य करता हूँ। उस समय स्वदेशी जागरण का एक बहुत बड़ा अभियान पूरे देश के अंदर चल रहा था, तो मैंने कहा उससे जुड़ करके हम इस अभियान के साथ जुड़े। उन्होंने कहा, आगे क्या करना चाहते हो? तो हमने कहा, चाहते ये हैं कि समाज के बीच में जाकर के, जैसे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ राष्ट्र निर्माण के अभियान के साथ जुड़ा है, वैसे इस अभियान के साथ हम जुड़ करके कार्य करना चाहते हैं। तो उन्होंने कहा कि आप मेरे पास क्यों आए? तो मैंने कहा, राम जन्मभूमि अभियान के साथ राम जन्मभूमि मुक्ति के समिति के अध्यक्ष थे, तो मैंने कहा, मैं इसलिए जानने के लिए आया हूं कि आखिर ये आंदोलन, ये अभियान कहां तक पहुंचेगा और कहां तक सफलता मिलेगी। उन्होंने कहा, जब मनुष्य ठान लेता है कि उसे विजयी होना है तो अवश्य विजय होता है, और इसलिए परिणाम की चिंता मत करो, यह अभियान सफल होगा। तुम मुझसे क्या चाहते हो? मैंने कहा, नहीं, मेरी योग में थोड़ी रुचि है, तो मैं चाहता हूं कुछ योग के बारे में जानना चाहता हूं। और उन्होंने कहा, ठीक है, गोरखपुर आ जाना। तो मैं जब गोरखपुर गया तो उन्होंने तब तक मेरी पूरी कुंडली देख ली थी, जान ली थी। तो उन्होंने मेरे सामने प्रस्ताव रखा कि भाई देखो, मैंने कोई शिष्य नहीं बनाया है, तुम मेरा शिष्य बन जाओ। तो मैंने कहा, मैं जिस चीज से भाग रहा था उसी को मुझे खींच रहे, मैं वहां से भाग के गोरखपुर अपने घर वापस चला गया, अपने कॉलेज में फिर पढ़ने के लिए चला गया। 1 वर्ष के बाद फिर मुझे अचानक मेरे मन में भाव आया कि मुझे एक बार मिलना चाहिए जाकर। मैं जा नहीं पाया। इसी दौरान अयोध्या